हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। और आज मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी वो अगेन जो सीरीज बन रही है हमारी कि आप अपने थायराइड को फिक्स करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए कहां से शुरुआत करें, इसका ये थर्ड वीडियो है इस सीरीज का। और जो दोनों स्टार्टिंग के वीडियोस हैं उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप अपने दोनों फर्स्ट वीडियोस भी देख सकते हैं। इनिशियली आपको थायराइड को रिवर्स करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए गाइस। सप्लीमेंट इंडस्ट्री बहुत फल फूल रही है और उसके बारे में एडवर्टीजमेंट और प्रचार जो है वो फल फूल के हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अगर अपने थायराइड को रिवर्स करना है तो आपको सप्लीमेंटेशन करनी ही करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मेरे उन दो वीडियोस को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। सप्लीमेंट की जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब आपकी बॉडी के अंदर कोई मेजर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो, उसके अलावा आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपकी लाइफ जो है वो ऑर्डर में आ जाती है तो आपका थायराइड भी ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम, और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं आपके साथ दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगी इस वीडियो के एंड में। फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो है मेरे एक केस स्टडी जो अभी मेरे पास आई है, थायराइड से रिलेटेड है। उस केस स्टडी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी ताकि आप भी अगर अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड टेस्ट करवाने के दौरान आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए और सॉल्यूशंस का भी ध्यान रखिए। तो वो केस स्टडी छोटी सी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो के एंड में। दूसरी चीज जो है, मेरा सेकंड चैनल है जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी शेयर करूंगी कि वहां पर क्या हो रहा है और आप कैसे उस चैनल तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो मेरा थर्ड वीडियो है वो है आप लोगों के ग्लैंड से रिलेटेड और आपके लिवर से रिलेटेड, क्योंकि अक्सर जो होता है जब आपका TSH हाई होता है तो उसके कुछ कॉजेज जो होते हैं वो यहाँ पर भी देखे जाते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि थायराइड में जो ग्लैंड होता है वो हमारे नेक में होता है और वहां से T4 और T3 का सिक्रेशन होता है, जिससे हमारा TSH जो होता है वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर हमारा ग्लैंड किसी वजह से स्लगिश है, किसी वजह से उसके अंदर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, या फिर वो किसी भी तरीके से अगर उसके अंदर टॉक्सिन्स है या कोई मेजर प्रॉब्लम अगर वहां पर है, तो उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं और कैसे अपने T3 और T4 के सिक्रीशन को बेटर बना सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। और इसी वीडियो में मैं आपको इसी के साथ एक दूसरी जानकारी भी दूंगी जिसके बारे में भी आप ज़रूर सोचिएगा कि आप लोग सोचते हैं कि जो प्राणायाम होते हैं, जिसमें जैसे हम उज्जयी प्राणायाम के बारे में हम बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं किसी भी तरह की जो उद्गीत, जैसे भ्रामरी नहीं, उद्गीत प्राणायाम होता है। उद्गीत यानी कि ओम का उच्चारण, ऐसा प्राणायाम जिसमें हमारे जो गला होता है उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो। तो इसके लिए जो होता है थायराइड के लिए वो प्राणायाम बहुत अच्छे कहे जाते हैं, उज्जयी प्राणायाम और उद्गीत, ओम का उच्चारण। वो इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे गले के अंदर एक कंपन, एक वाइब्रेशन जो होती है वो स्टार्ट होती है, और वो वाइब्रेशन जो होती है वो हमारे ग्लैंड के ऊपर भी अफेक्ट डालती है। उससे होता क्या है कि अगर सपोज अगर आपके ग्लैंड में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, किसी वजह से अगर आपका ग्लैंड जो है वो स्लगिश है, स्लो डाउन है, तो वहां पर वो उसका एक्टिवेशन जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो प्राणायाम जो होता है वो बहुत अच्छी चीज होती है अगर आप थायराइड पेशेंट हैं और अगर आपका TSH हाई है, तो इस चीज पर भी आप जरूर गौर कीजिए कि प्राणायाम को आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको बोला स्पेशली उसको आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको हॉशिमोटो थायराइडाइटिस है, राइट, अगर आपको हॉशिमोटो थायराइडाइटिस है और अगर आपका ग्लैंड किसी भी कारण से मेजर अटैक की वजह से डैमेज हो रखा है, ठीक है, तो और उसके बाद आप उससे प्राणायाम करवाएंगे, उसके ऊपर और ज्यादा जोर डालेंगे, तो उसकी कंडीशन जो है वो और ज्यादा खराब हो सकती है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर आपको हॉशिमोटो है, और इसका पता कैसे चलता है, इसका पता चलता है यदि आपकी आवाज जो है वो पहले से कुछ फटी फटी सी, कुछ भरभराई सी आवाज अगर आपकी हो जाती है, आवाज काफी मोटी हो जाती है, आपको दिक्कत होती है, आवाज ऐसा लगता है जैसे गला बैठ गया हो, ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके साथ है और आपको हॉशिमोटो है, उस कंडीशन में आपको प्राणायाम नहीं करना चाहिए।
दूसरी चीज बात करूंगी मैं लिवर के बारे में। लिवर से संबंधित ऐसे हम बहुत सारे योगासन करते हैं जिसमें कि हमारा जो लिवर होता है वो स्ट्रेच होता है, ठीक है। और लिवर के स्ट्रेच होने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, जब आपका लिवर, जब आप एक्सरसाइज, जब आप योगा करते हैं, स्पेशली पेट से संबंधित जब आप योगा करते हैं, जब आप आगे की तरफ झुकते हैं, पीछे की तरफ टर्न होते हैं, लेफ्ट और राइट टर्न होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो लिवर की पोजीशन होती है ना, वहां पर भी मूवमेंट होता है। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर भी मूवमेंट होता है, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। आपके मेटाबॉलिज्म उससे राइज होता है, जो कि थायराइड में अक्सर स्लो डाउन हो जाता है। आपका आपका जो लिवर है वो एक्टिवेट होता है। समटाइम्स क्या होता है, लिवर भी, अगर हम किसी भी चीज को अगर हम एक्सरसाइज करवाते हैं तो वो चीज बेटर होती है। तो हम जब पेट से संबंधित कोई भी योगासन करते हैं, चाहे हम नीचे झुकने के लिए करें, पीछे के लिए करें, लेफ्ट टू राइट के लिए करते हैं, तो उस समय पर हमारा जो लिवर होता है वो भी, उसकी भी मोशन जो होता है, उसकी जो पोजीशन होती है वो भी चेंज होती है, वो भी स्ट्रेच करता है। तो आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर वो भी स्लगिश है, वो भी टॉक्सिनेटेड है, उसकी भी कंडीशन सही नहीं है, तो अगर आप योगासन करते हैं, स्पेशली तब जिसमें आपका पेट जो होता है थोड़ा सा खींचता है, फिर इसको कंप्रेस होता है, फिर डीकंप्रेस होता है, इस पोजीशन में आपका लिवर और किडनी और जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वर्किंग में आते हैं। तो इसीलिए अक्सर ये देखा जाता है कि अगर आप प्राणायाम करते हैं और आप योगासन करते हैं तो न सिर्फ आपका वेट कंट्रोल में आता है, न सिर्फ आपका कॉन्स्टिपेशन इशू हील होता है, बहुत सारी एसिडिटी या फिर जो भी कोई ऐसी पेट से संबंधित समस्या होती है वो न सिर्फ वो ठीक होती है, बल्कि आपका TSH भी कंट्रोल में आता है। तो ये थी आज का थर्ड स्टेप जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात करी। सबसे पहला है प्राणायाम और दूसरा है आपका योगासन, जिसमें आपका लिवर संबंधित जो भी कोई योगासन होते हैं वो आप करेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप है, इसमें कहीं पर भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं आपसे बात करूंगी एक जो केस स्टडी जिसके बारे में मैंने आप लोगों से अभी जिक्र किया था, वो केस स्टडी मेरे पास आई है। उसके अंदर क्या है कि जो उनका TSH है वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अराउंड 600 के करीब उनका TSH है। लेकिन जब मैंने उनकी जो थायराइड की जो रिपोर्ट देखी तो उनका T3 और T4 ये दोनों भी डाउन है। अक्सर जब मेरे पास केस आते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारा T3 और T4 तो नॉर्मल है लेकिन TSH हाई है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर आपका T3 और T4 भी स्लो होता है, कम होता है, रेंज से भी कम होता है। तो इस स्टडी को आप समझिए, अगर आपका T3 और T4, हालांकि इसके अंदर और भी डीप स्टडी होती है, जब मैं बोलती हूँ कि आप फ्री T3 या फ्री T4 का भी टेस्ट करवाइए ताकि ये पता चल सके कि आपके बॉडी के अंदर कितने फ्री थायराइड हार्मोन्स हैं जो कि आपके लिए काम कर रहे हैं। स्पेशली अगर मैं T3 की बात करूं तो वो कितना है जो कि एक्टिवेट है और आपकी बॉडी के अंदर वर्क कर रहा है। लेकिन अगर टोटल T3 और टोटल T4 भी आपका लो है, इसका मतलब ये है कि जो आपका ग्लैंड है उसके अंदर से ही आपका जो T3 और T4 का सिक्रीशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम इज देयर, प्रॉब्लम कहाँ है, आपके ग्लैंड में। और उनको हॉशिमोटो है, यानी कि उनके एंटीबॉडीज, जिसमें बोलते हैं थायराइड एंटीबॉडीज का जो टेस्ट मैं करवाती हूँ NT-TPO का, उस टेस्ट में भी उनका जो थायराइड है, जो उनका NT-TPO का टेस्ट है वो भी बढ़ा हुआ है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस केस स्टडी के बारे में मैं आप लोगों से बताऊंगी कि जब आपके जो एंटीबॉडीज हैं, जब आपकी बॉडी के ऊपर ऑलरेडी अटैक करते हैं, खुद पर अटैक करते हैं और जब ग्लैंड पर अटैक करते हैं, तो ग्लैंड इतना डैमेज हो जाता है कई बार कि वहां से T3 और T4 का नॉर्मल सिक्रीशन भी नहीं हो पा रहा है। TSH काफी हाई है, उसके बावजूद भी T3 और T4 नॉर्मल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्थिति है वो काफी खराब हो चुकी है। एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ गाइज, अगर आप ये सोचते हैं कि हॉशिमोटो थायराइड है, आपको ऑटो इम्यून है, और अगर आप मेडिसिन ही खाते रहेंगे और इसके ट्रीटमेंट के लिए आप कोई भी काम नहीं करेंगे ना गाइज, तो इसका एक सबसे जो खराब आउटकम होता है ना, वो यही होता है कि धीरे धीरे करके 10 से 15 साल या 20 साल के अंदर अंदर आपका जो ग्लैंड होता है वो पूरा डैमेज हो चुका होता है, पूरा डैमेज हो जाता है। और आपकी जो डोजेस होती है ना वो इतनी ज़्यादा हाई हो जाती हैं, जो आप थायरॉक्सिन सुबह के टाइम खाते हैं वो इतनी हाई करनी पड़ती है डॉक्टर को कि आपको वो होल लाइफ के लिए होती है, क्योंकि अब आपका ग्लैंड तो काम नहीं कर रहा है। आप ऐसे हो गए हो जैसे कि एक हाइपर थायराइड का पेशेंट जिसको कि
जिसका ग्लैंड डिसएक्टिवेट कर दिया गया हो, उस कंडीशन में आप आ जाते हो। तो अगर आपको हॉशिमोटो है, अगर आपको ऑटो इम्यून है, अगर आप अपना एंटी-टीपीओ का टेस्ट करवाते हो और वो हाई आता है और आपको ऑटो इम्यून है, तो आपको उसके लिए कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर पेशेंट्स को, इस तरह के पेशेंट्स जो होते हैं जिनको ऑटो इम्यून है या फिर जिनका खाली थायराइड बढ़ा हुआ है, किसी भी रीज़न से, कोई भी रूट कॉज हो सकता है, उसके लिए मैं काम करती हूँ। तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको कोई और ऐसा मिलता है तो आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। बट मेडिसिन खाना, सुबह सुबह एक टैबलेट ले लेना, इट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये सिर्फ वो है कि अभी आपको 50 mcg की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ महीनों के बाद हो सकता है 75 की पड़े, और कुछ सालों के बाद 100 या 50 या 200 mcg की आपको ज़रूरत पड़ने लगे। धीरे धीरे करके डॉक्टर डोजेस बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि उसके रूट कॉज पे कोई काम नहीं करता और ना ही उसको रिवर्स करने के लिए कोई आप एफर्ट्स करते हो। तो जो लोग नहीं भी कांटेक्ट करना चाहते हैं ना, उन लोगों के लिए भी मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज़ जो बन रही है ना, एटलीस्ट आप इस सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप भी फॉलो करेंगे ना, तब भी आपको अच्छे ही रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। सेफ साइड पर ये है, अगर आप ऐसा भी करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड, मेरा एक दूसरा चैनल है जिसके ऊपर मैं थायराइड से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उस चैनल पर भी। और उस चैनल में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने ये बताया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करना लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो हमारे ईटिंग विंडो है वो तो ठीक है, लेकिन जो फास्टिंग विंडो है उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। बहुत आसान तरीका है गाइज। उस वीडियो का लिंक आपको मेरे कम्युनिटी में भी मिल जाएगा अभी रिसेंटली, और मेरे जो ये फर्स्ट पिन कमेंट और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मेरा माय अदर चैनल करके ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग से वो मैं डाल दूंगी, वहाँ पर आप जाके देखिए कि किस तरह आसानी से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपना सकते हैं। लेकिन अगर आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है तो भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, और आप बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में। आगे आने वाले समय में मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।